Now we're gonna discuss what are the causes of nephritic syndrome. So causes. So see, अब क्या क्या चीज़ें आती है नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंडर. द फर्स्ट वन इज द PSGN, post streptococcal glomerulonephritis, and this is mainly because of the streptococcal infection. Okay, this occur after post streptococcal infection. Second is what? That is Buerger's nephropathy. That is Buerger's nephropathy. Third is the diffuse proliferative glomerulonephritis. Third is diffuse proliferative glomerulonephritis. Fourth is RPGN, rapidly progressing glomerulonephritis. Fifth is Alport syndrome. Alport syndrome. This is actually the collagen defect. And sixth is the membranous proliferative glomerulonephritis. Membranous proliferative glomerulonephritis. So these are the 6 diseases that we're gonna discuss under nephritic syndrome. So first we'll start with the PSGN. PSGN. What is this PSGN? It is a post streptococcal glomerulonephritis. Okay. Now, generally this PSGN occur after infection of group A beta hemolytic streptococcus. ओके जब ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल की इन्फेक्शन होगी ना तो थोड़े वीक्स के बाद यू गोना सी के इस पेशेंट में PSGN की फाइंडिंग्स होंगी इन द किडनी. ओके और क्या क्या होगा यहाँ पे? अभी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, आफ्टर इस इम्पेंटिको की वजह से हो सकती है, बिकॉज इम्पेंटिको क्या है? दैट इज मेनली इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस. So impetigo actually it is a skin infection caused by the same bacteria. Other is pharyngitis. So after these diseases PSGN can occur. Now कैसे प्रेजेंटेशन होगी? एक छोटू सा बच्चा आएगा जिसको फेरेंजाइटिस थी कुछ टाइम पहले, 2-3 वीक्स पहले. अब उसको किडनी के नेफ्रिटिक सिंड्रोम के सारे क्लिनिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है. सो योर डायग्नोसिस व्हाट? PSGN. अब हमने बोला इस पेशेंट में अगर ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई तो PSGN हो सकती है. बट हमने, आपको याद है जब हमने वैस्कुलाइटिस या कार्डियक पैथोलॉजीज डिस्कस की थी तब आई हैव टोल्ड यू कि जब भी किसी बच्चे में ये ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तो उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो सी दिस कैन लीड्स टू 2 थिंग. वन इज PSGN एंड अदर इज रूमेटिक हार्ट डिजीजेस. पर ऐसा नहीं है कि ये इसी सेम पेशेंट में दोनों चीज़ें करवाएगा. नहीं, आइदर तो इस पेशेंट में PSGN के सिम्टम्स होंगे, आइदर देयर इज रूमेटिक हार्ट डिजीजेस. ओके, ये क्यों? वाई ऐसे क्यों कि एक ही चीज़ होगी, 2 क्यों नहीं हो सकती हैं इकट्ठी? सी, क्योंकि बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है ना
इसकी पर्टिकुलर स्ट्रेन होती है। नाउ इन दोनों में से एक ही डिजीज क्यों होगी, वाई PSGN ही क्यों हुई? सी, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी एक स्ट्रेन होती, दैट इज अ नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन। नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन इज देयर, और ये नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन जो है ना, इसके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ एम प्रोटीन होता है, एम प्रोटीन होता है। और ये एम प्रोटीन आपको पता है ये क्या है, दिस इज अ वायरुलेंस फैक्टर। ओके, तो इसीलिए इस पेशेंट में PSGN हुई, इसमें RHD नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस एम प्रोटीन और स्पेसिफिक स्ट्रेन की वजह से। नाउ इन PSGN यू वांना सी कि यहाँ पे व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। सो क्या होगा PSGN में, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, मेनली इट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल एंटीजन है, ये हमारी एंटीबॉडी है, इन्होंने कंबाइन किया, दे हैव फॉर्म द इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या आके डिपॉजिट हो जाएगा किडनी में, डिपॉजिट्स इन किडनी। जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये क्या जाएगा, ग्लोमेरुलस पे, इट विल रीच ग्लोमेरुलस। और जब ये ग्लोमेरुलस पे गया इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या करेगा, वहां जाके ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फिक्स हो गया, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर जाके ऐसे फिक्स हो गया। तो जब ये फिक्स हुआ, इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, इट एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या किया, फर्दर इसने अट्रैक्ट किया हमारे न्यूट्रोफिल्स को। Due to the activation of this complement system, it will attract the neutrophils. और जब न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया तो न्यूट्रोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेशन में। तो क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो गई। अब ग्लोमेरुलस में जब इन्फ्लामेशन हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नेफ्रिटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या थी, ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस देयर इज अ डैमेज टू ग्लोमेरुलस। और अभी इन्फ्लामेशन हुई तो कौन सा हुआ, नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो गया। नाउ सी, अब यहाँ पे ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लामेशन जो प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट लेवल है ना वो ड्रॉप हो जाएंगे, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट है, दैट विल डिक्रीजेस, प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीजेस। अब जब प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट लेवल कम हुए तो दिस विल लीड्स टू व्हाट, दिस विल लीड्स टू हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया, हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया। ब्लड में कॉम्प्लीमेंट के लेवल जो है वो कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो गई है इन्फ्लामेशन की वजह से। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी इन केस ऑफ PSGN। नाउ जर्नली ये जो PSGN है ना, ये मैंने आपको बताया था ये बच्चों में ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस, मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस। इसका मतलब ये नहीं कि ये एडल्ट्स पे नहीं होगी, या इट कैन अकर इन एडल्ट्स, बट ये ज़्यादा किस में होती है, बच्चों में होती है। नाउ क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपके पास एक बच्चा आया जिसमें क्या था, थ्रोट इन्फेक्शन थी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया।
स्ट्रेप्टोकोकस ने थ्रोट इन्फेक्शन किया इस बच्चे में, और आफ्टर 2-3 वीक्स जब ये बच्चा फॉलोअप पे आया तो आपने देखा कि इसमें किडनी रिलेटेड फाइंडिंग्स आपको देखने को मिली, एंड दैट विल सिग्निफाई व्हाट? नेफ्रिटिक सिंड्रोम। ओके, नाउ जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा इन केस ऑफ PSGN? ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यू विल सी जो ग्लोमेरुलाई है ना, हमारा ग्लोमेरुलाई जो है, यहाँ पे देयर इज enlarged and hypercellularity will be present. Enlarged and hypercellularity is present. ओके, दूसरा, जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे व्हेन यू सी दिस किडनी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स। ओके, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या हो जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा सब एंडोथीलियम पे। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स इन सब एंडोथीलियम। ओके, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स में जो मेनली what you gonna see, IgG is there, C3 complement is present, and because of this जब आप इसके लिए पर्टिकुलर चेक करोगे और जब आप पर्टिकुलरली इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे IgG या C3 के लिए स्टेन करोगे तो what you gonna see, the granular pattern of this kidney will be, glomerulus will be there, granular pattern is present. Okay, and on electron microscopy क्या फाइंडिंग होगी? That is nothing but the subepithelial humps are present. क्या होगा यहाँ पे? Subepithelial humps present होंगे। ये हम्स कुछ नहीं है, दे आर जस्ट अ इम्यून कॉम्प्लेक्स। हम्स किसकी वजह से है? इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से। सो फर्स्ट सी माइक्रोस्कोपिक पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो ग्लोमेरुलस है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स हो गए हैं और वो इनलार्ज्ड है। सेकेंड थिंग, क्या इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब आप करोगे तो यू गोना सी व्हाट? सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंड मेनली IgG और C3 कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। एंड इसका क्या पैटर्न होगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे? ग्रैनुलर पैटर्न विल बी देयर, एंड ऑन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी देयर इज व्हाट? देयर इज अ सब एपिथेलियल हम्स, और दिस सब एपिथेलियल हम्स इज मेनली बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स deposition. Now see, I want to show you this image. This is an image of PSGN. Can you appreciate here the size of glomerulus has increased? And second thing, यहाँ पे you can clearly, this blue colors are what? These are the glomerulus cells. So यहाँ पे आपको hypercellularity देखने को मिल रही है ना? Hypercellularity is present. Now can you see here, this is also the same image. यहाँ पे you can clearly appreciate the hypercellularity. This is the what? This is the immune fluorescence. Now can you appreciate this granular pattern, granule-like pattern? This is what? This is the immune complex deposits on subendothelium. And here, this is what? This is a electron microscopic image of PSGN kidney. And here on PSGN, can you appreciate this subepithelium? This is the epithelium. This is epithelium. And just below the epithelium, can you see the deposits of immune complex? So this is the imaging finding that you're gonna see mainly in PSGN. Now we're gonna discuss about the prognosis. Prognosis.
In case of children, what is the prognosis of PSGN? Generally बच्चों में there is a good prognosis. But अगर हम adults की बात करें, in case of adults, PSGN has worse prognosis. Okay. एडल्ट्स में वर्स्ट प्रोग्नोसिस क्यों है? बिकॉज जर्नली ओनली इट हैज़ सीन दैट कि 60% केस ही रिकवर कर पाते हैं, और उन बाकी जो केसेस बचे उनमें क्या होता है, रीनल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है. ठीक है, रीनल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है इसमें. तो अगर रीनल इनसफिशिएंसी हुई तो दिस रीनल इनसफिशिएंसी कैन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, RPGN, rapidly progressing glomerulonephritis. So that's why adults के केस में इसका poor prognosis होता है. Now we'll talk about the second glomerulonephritis, that is IgA nephropathy. IgA nephropathy. This IgA nephropathy, it is most common form of glomerulonephritis worldwide, and यहाँ पे you gonna see there is a repeated episode of hematuria. Repeated episode of hematuria is present. Okay. और विद द टाइम क्या होगा, किसी पेशेंट में अगर IgA नेफ्रोपैथी है तो विद द टाइम दिस विल लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीजेस, एंड फाइनली पेशेंट में हीमोडायलिसिस आपको करना पड़ेगा. इफ एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन कोई नहीं रहता, आइदर यू हैव टू गो विद द डायलिसिस और आइदर यू हैव टू डू द रीनल ट्रांसप्लांट. सो विद ओवर टाइम it can leads to end stage renal disease. Okay. Now what is the pathogenesis of IgA nephropathy? Pathogenesis. So see, here the problem is overactive immune system. What is the problem? Overactive immune system. अब immune system ज़्यादा काम कर रहा है तो क्या होगा? There is more IgA synthesis. यहाँ पे क्या है, IgA सिंथेसिस ज़्यादा है. अब ये IgA सिंथेसिस क्यों हुआ? हमने बोला ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर आप कह सकते हो दिस इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू सम इन्फेक्शन. लाइक कौन कौन सी इन्फेक्शन, जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ. दूसरा क्या हो सकता है, कोई एनी GI इन्फेक्शन इज देयर जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ज़्यादा ट्रिगर हुआ, IgA की ज़्यादा सिंथेसिस हुई. अब क्या होगा, ये IgA या ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, दिस इज गोना गो एंड डिपॉजिट वेयर, इन द मेसेंजियम. ये जाके मेसेंजियम में डिपॉजिट हो जाएंगे. दिस एंटीबॉडी और इम्यून कॉम्प्लेक्स विल गो एंड गेट डिपॉजिट इन द मेसेंजियम. अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये जो IgA है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगी. it will won't activate complement system.
ओके। IgA नॉर्मली केसेस में ये एक्टिवेट नहीं करेगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, बट इन केस ऑफ IgA नेफ्रोपैथी क्या होगा, बट इन IgA नेफ्रोपैथी ये जो IgA है ना, ये क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी कॉम्प्लीमेंट को। दिस विल एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक्टिवेट करेगी, बट ये जो एक्टिवेशन ना रिलेटिवली इट इज अ वीकर एक्टिवेशन। सो दिस इज अ वीक activation of complement system. So this won't leads to hypoglobinemia. Repeat. It won't lead to what? Hypocomplementemia. Got it? तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम। देखो पैथोजेनेसिस में क्या हुआ, यहाँ पे मेनली द कल्प्रिट इज ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। अब अगर इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव कैसे हुआ, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, दैट कैन बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और GI इन्फेक्शन। अब जब ज़्यादा एक्टिवेट हुआ इम्यून सिस्टम तो उसने क्या किया, IgA की ज़्यादा सिंथेसिस करवाई, और ये IgA जर्नली क्या होगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा मेसेंजियम में। अब नॉर्मली केसेस में जो IgA है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, बट इन केस ऑफ IgA नेफ्रोपैथी ये IgA एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, बट ये जो एक्टिवेशन है ये क्या है, वीक एक्टिवेशन है। तो यहाँ पे आपको हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया नहीं देखने को मिलेगा, बट बाकी केसेस में हमने पढ़ा था ना, देयर इज व्हाट, हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया इज प्रेजेंट। सो you can differentiate this IgA with PSGN like this way. Now on the microscopic examination, what you wanna see? On microscopic examination, or you can say on the immunofluorescence mainly, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रैनुलर पैटर्न प्रेजेंट होगा। ग्रैनुलर पैटर्न विल बी प्रेजेंट, एंड इफ यू can't see the granular pattern, you must have to stain for IgA. भैया 2 मिनट कट करेंगे। Now when you do the microscopic examination, what you gonna see on immunofluorescence? On immunofluorescence, you can see the granular pattern. Granular pattern is there. और ये जो ग्रैनुलर पैटर्न है, अगर आपको इसको अच्छे से देखना है ना, इफ़ यू वांट टू सी दिस ग्रैनुलर पैटर्न, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट स्टेन दिस फॉर IgA. You must stain for IgA. Okay, now see here. Now how a patient is gonna represent classical presentation. Here the patient will come to your OPD with the recurrent episode of hematuria. Here recurrent episode of hematuria is present. Hematuria. Since the childhood, this recurrent episodes of hematuria is present, and this episode is associated with, now this episode is generally associated with what? With upper respiratory illness, upper respiratory illness, and it is also associated with the diarrheal illness. Okay, now see students, generally अब सेकेंड सिम्टम क्या होगा इसका, हमने बोला था यहाँ पे पेशेंट में क्या हो रहा है, कम रीनल जो उसका फिल्ट्रेशन, कट रिपीट, यहाँ पे जो रीनल फंक्शन है
वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर रीनल फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इट कैन लीड्स टू व्हाट, विद द टाइम ऑब्वियसली रीनल फंक्शन और कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब इस पेशेंट में एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगी। ओके और मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था एंड स्टेज रीनल डिजीज का क्या है, दैट इज हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। नाउ सी, डोंट कंफ्यूज PSGN with IgA nephropathy. How I will tell you. In case of PSGN, generally क्या होता है, it takes weeks to develop. After the streptococcal infection, it takes weeks to develop. Whereas if we talk about IgA, ये within कुछ दिनों में हो जाएगी after streptococcal infection. Okay, so right, PSGN develops after weeks of infection, whereas this IgA develops after days, after some days of infection. Now we're going to discuss about next nephritis, that is a diffuse proliferative glomerulonephritis. Diffuse proliferative glomerulonephritis. Now generally this diffuse proliferative glomerulonephritis, it is seen in patient with SLE. SLE क्या है? It is systemic lupus erythematosus. Okay, you know, everyone knows about Selena Gomez. She suffers from this SLE और उसकी किडनी में भी ये SLE की वजह से डैमेज हुआ, that's why उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है. Okay, now here I have told you diffuse proliferative glomerulonephritis is seen with SLE. Generally it is also called as what? It is called as type 4. This is type 4 lupus nephritis. This is also called as type 4 lupus nephritis because ये associated है किससे? SLE से. Now here kidney involvement is there, but along with this kidney involvement you can see there is presence of SLE features. So along with renal involvement और क्या होगा, SLE के फीचर्स भी होंगे इस पेशेंट में. और SLE के क्या क्या फीचर्स होंगे इस पेशेंट में, जैसे कि फीवर प्रेजेंट होगा, फीवर होंगे, रैश होगा, आर्थराइटिस होगी. सो दीज आर द फीचर्स यू गोना सी इन दिस केस. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या मेन दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हैं वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, ग्लोमेरुलाई में. और अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ पे डिपॉजिट हो गए तो दे विल लीड व्हाट, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. Here immune complex deposited in glomeruli and this will leads to inflammatory response. Now ये जो lupus nephritis है ना, इसको हमने 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया है. क्या है 5 टाइप्स? टाइप 1 lupus nephritis, टाइप 2 lupus nephritis, टाइप 3 lupus nephritis, टाइप 4 एंड टाइप 5. नाउ ये जो टाइप 1 और 2 है ना, दे आर द माइल्ड फॉर्म ऑफ lupus nephritis. ये माइल्ड फॉर्म है. Whereas this third and fourth one, they are the severe form. And जो fifth होती है ना, generally it is not associated with nephritis.
ये फिफ्थ टाइप जो होती है इट विल लीड्स टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या करेगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाएगी। ओके, नाउ सी, ये जो टाइप 3 है ना, इसमें क्या होता है, जनरली लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाइज आर इन्वॉल्व। वेयरएज अगर हम टाइप 4 की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 50% ग्लोमेरुलाई की इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके, इसीलिए हम टाइप 4 को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज। और जो टाइप 3 है इसको हम बोलते हैं फोकल। ओके, एंड ये दोनों क्या करेंगी? दे विल लीड्स टू प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, नाउ गॉट इट। ल्यूपस की कितनी टाइप है? 5 टाइप्स हैं, जिसमें से 3 और 4 ज़्यादा सीवियर है। 3 में क्या होता है? लेस देन 50% ग्लोमेरुलस की इन्वॉल्वमेंट होगी, एंड टाइप 4 में मोर देन 50 है। अगर मोर देन 50 है तो मीन्स इट इज़ अ डिफ्यूज टाइप, एंड 3 में it is a focal type, and this together will leads to proliferative glomerulonephritis. Now what are the microscopic findings you want to see on microscopy? What you want to see? Now here you want to see subendothelial immune complex deposition. Subendothelial immune complexes deposits. ओके, तो एंडोथीलियम के नीचे इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट कर जाएंगे। एंड अगर आप लाइट माइक्रोस्कोपिक की बात करो, लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे कैपिलरी लूप्स जो है ना वो थिक हो जाएंगी। जो कैपिलरी लूप्स है ना उनकी थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग इज प्रेजेंट, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वायर लूपिंग। वायर लूपिंग। ओके, नाउ on immunofluorescence, what you gonna see on immunofluorescence? On immunofluorescence, here you can see the granular pattern. Granular pattern is present, and if you want to see this granular pattern, you have to do the full house immunofluorescence. ठीक है, इसको ग्रैनुलर पैटर्न को देखने के लिए आपको फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस करने की ज़रूरत है। फुल हाउस से मेरा मतलब है कि यू हैव टू स्टेन फॉर IgG, IgA, IgM, C3, C1, Q। ये सब के लिए यू हैव टू स्टेन, देन ओनली यू कैन सी दिस ग्रैनुलर पैटर्न। ओके, हियर यू हैव टू स्टेन फॉर IgG, IgA, IgM, C3 and C1Q। ये सभी के लिए स्टेन करोगे, देन ओनली यू कैन सी दिस ग्रैनुलर पैटर्न। ओके, नाउ विल डिस्कस हाउ दिस डिफ्यूज proliferative glomerulonephritis looks like. See, this is what? This is a wire loop. Okay, and can you here appreciate this thickened capillaries? This is giving the appearance of this wire loop here. See, this is a wire loop lesions you can clearly appreciate in case of lupus nephritis or diffuse proliferative glomerulonephritis. Now this diffuse proliferative glomerulonephritis, this can represent either as nephritic syndrome or this can represent either as nephrotic syndrome.
डीपीजीएन की ना दो फॉर्म्स होती हैं, नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक। नाउ मैंने बोला डीपीजीएन जो होता है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, नेफ्रेटिक भी और नेफ्रोटिक भी, ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। सो इसकी क्या है, इट इज़ अ मिक्स्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मिक्स्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विल बी प्रेजेंट। सो उसकी वजह से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस मिक्स्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की वजह से, दैट इज प्रोटीन्यूरिया होगा। Here you also gonna see hematuria and you gonna see what, reduce GFR. So got it? आपको कैसी प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगी। Now we will discuss about RPGN, that is rapidly progressing glomerulonephritis. This is also called as crycentric glomerulonephritis. Crycentric glomerulonephritis. Why it is called as crycentric? Because यहाँ पे आपको crescent मिलेंगे glomerulus में. What you gonna see? Crescent in glomerulus. And this crescents are the hallmark feature of RPGN. So right? It is called as crycentric glomerulonephritis because of presence of crescents, and this crescents are what? These are the hallmark feature. It is a hallmark feature of RPGN. This is a hallmark feature of RPGN. ओके, नाउ ये जो क्रिसेंट हैं ये बने कैसे? नाउ हाउ दीज क्रिसेंट्स आर फॉर्म्ड? सो दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. दे आर फॉर्म्ड बाय इन्फ्लामेशन. गॉट इट? नाउ जनरली ये जो RPGN होती है ना, इट इज़ अ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सीवियर होगी और इसका जो ऑनसेट है ना RPGN का, क्या होगा? ऑनसेट इसका रैपिड ऑनसेट है, बहुत जल्दी होगी ये. ठीक है. नाउ ये जो RPGN है ना, इट कैन, व्हेन इट प्रोग्रेस, इट कैन लीड्स टू व्हाट? रीनल फेल्यूर. ओके, सो RPGN कैन लीड्स टू renal failure. Got it? Now how are the patient going to represent you, or you can say what is the symptom, generalized symptoms क्या होंगे यहाँ पे? So जो first symptom है that is the fatigue. Fatigue will be there, and second is anorexia. Anorexia. These are the generalized symptom you're gonna see in case of RPGN. And on microscopic examination, what you gonna find on microscopic examination, जब आप पहले इसको लाइट माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखोगे ना, तो you can clearly appreciate the crescents in glomerulus. See, this is a RPGN case, and can you appreciate these are what? These are the crescents in the glomerulus. These are the crescents. ओके, और जब आप इसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर देखते हो, और अंडर द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, सी RPGN की 3 टाइप्स हैं. क्या है? Type 1 RPGN is there. Type 2 RPGN is there. And third is Type
3 RPGN। अगर हम टाइप 1 RPGN को अंडर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखिए तो व्हाट यू गोना सी, यू गोना सी द लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। एंड ये लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्यों आई? बिकॉज ऑफ द IgG डिपॉजिट्स, बिकॉज ऑफ IgG डिपॉजिट्स। एंड टाइप 2 में what you gonna see? Here you gonna see the granular pattern, granular immunofluorescence। and ये क्यों आई? granular pattern क्यों है? that is mainly because of immune complexes, immune complex की वजह से granular pattern आया। एंड टाइप 3 में अगर हम बात करें, इन केस ऑफ टाइप 3 RPGN यू गोना सी नेगेटिव इम्यून फ्लोरोसेंस। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज देयर इज नो स्टेनिंग फॉर IgG। क्यों नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस आई? बिकॉज ऑफ नो स्टेनिंग of IgG is there। Second thing, जनरली जो RPGN होती है मोस्टली in most of the patients it is positive for ANCA। and most patient में you can see RPGN वाले जो पेशेंट होंगे वहाँ पे वैस्कुलाइटिस भी प्रेजेंट होगी। वैस्कुलाइटिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ type 3 RPGN। so these three things that you need to know about RPGN type 3। now type 1 की अगर हम बात करें so we'll discuss this in detail। type 1 RPGN जो होती है ना, it is generally associated with the Goodpasture syndrome। Goodpasture syndrome के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। अब Goodpasture syndrome क्या है? इट इज एक्चुअली द कोलेजन डिफेक्ट। कोलेजन डिफेक्ट है। और कौन सा कोलेजन डिफेक्ट है? मेनली जो अल्फा 3 चेन है ना कोलेजन की, ओके, जो टाइप 4 कोलेजन है उसकी 3rd अल्फा चेन जो होती है उसका ये डिफेक्ट होता है Goodpasture syndrome। नाउ ये जो चेन होती है ना, दिस अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी एज वेल एज इन द एल्वियोलाई। ये आपको 2 जगह मिलेगी अल्फा चेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में और एल्वियोलाई में। नाउ अगर ये अल्फा चेन का डिफेक्ट है और ये अल्फा चेन हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई में मिलेगी, सो अलोंग विद द नेफ्रिटिक सिंड्रोम यहाँ पे और क्या फीचर्स होंगे? देयर इज द फीचर ऑफ एल्वियोलाई इन्वॉल्वमेंट और लंग इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर। सो जो Goodpasture सिंड्रोम है ना, इसमें आपको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगी? हीमोटाइसिस अलोंग विद व्हाट? नेफ्रिटिक सिंड्रोम। गॉट इट? सो Goodpasture में हीमोटाइसिस एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम के फीचर्स दोनों होंगे। नाउ व्हाट इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट इन Goodpasture सिंड्रोम? फर्स्ट क्या होगा? ये जर्नली इट इज़ अ यंग मेल। मोस्ट कॉमनली जो GPS है वो मेल में इफेक्ट करती है। सो यंग मेल जिसकी कंप्लेन क्या होगी? हीमोटाइसिस क्या है? जब पेशेंट कफ करेगा तो उसको ब्लड आता है कफ में, दैट इज हीमोटाइसिस। ओके। थर्ड इज हीमेचूरिया विल बी देयर एंड यू नो हीमेचूरिया क्या है? हीमेचूरिया इज अ symptom of nephritic syndrome। Now we'll talk about the next thing। This type 2 RPGN generally has this type 2 RPGN generally results from
2 डिजीजेस. अब कहाँ से, अब कौन कौन सी डिजीजेस है वो? फर्स्ट इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन and second is SLE. So post streptococcal infection and SLE can leads to type 2 RPGN. So these are the important points that you need to know regarding RPGN. Now next we're going to discuss about the Alport syndrome. Alport syndrome. This Alport syndrome is also a collagen defect. Generally, it is a genetic type 4 collagen defect. जेनेटिक है, मतलब इसकी जेनेटिक एसोसिएशन है. सो एल्पॉट सिंड्रोम जनरली एक्स लिंक्ड होता है. इट इज एक्स लिंक्ड. और अगर ये टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट है तो कौन सी चेन इसमें इन्वॉल्व होगी कोलेजन की? सो यहाँ पे 3 चेन इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज अल्फा 3 चेन कोलेजन डिफेक्ट, अल्फा 4 चेन इज इन्वॉल्व, अल्फा 5 चेन इज इन्वॉल्व. ये तीनों चेन में अगर कोई भी डिफेक्ट है तो इट कैन लीड्स टू एल्पॉट सिंड्रोम. एंड ये जो तीनों चेन्स होती हैं ना, ऑल थ्री चेन्स ये कहाँ मिलती हैं आपको? फाउंड इन, first it is found in the basement membrane of kidney. Second, they are present in eye. And third, it is present in ear. So ये जो अल्फा चेन है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी, आई एंड ईयर्स में. नाउ अगर ये चेन्स का डिफेक्ट है तो सिम्टम्स भी तो किडनी के रिगार्डिंग, आई के रिगार्डिंग, ईयर के रिगार्डिंग आएंगे. सो यहाँ पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स, सो फर्स्ट जो होगा हियर दैट इज हीमेचूरिया. Hematuria because of the involvement of basement membrane of kidney. Second is there is a hearing loss. Hearing loss because ear की involvement है. And third is the ocular disturbances are present. Ocular disturbances is there. So these are the classical triad you wanna see in case of Alport syndrome. This is a classical triad, okay? You need to know this by heart करना है इसको, ठीक है? Now we'll discuss about next glomerulonephritis, that is MPGN. Now what is this MPGN? This is a membranous proliferative glomerulonephritis. It is membranous proliferative glomerulonephritis. Now there is term membranous. membranous हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है. So thick basement membrane involvement is there. That's why we called it as membranous. And why we use the term proliferative here? Proliferative because there is a proliferation of mesangial cells and mesangial matrix. This is because of proliferation of mesangial cells and mesangial matrix. Because of these features, we called it as a membranous proliferative. Got it? Now, ये जो MPGN होती है ना,
सिमिलर वे में जैसे हमने डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात की थी एंड वी टोल्ड वहाँ पे नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक दोनों के सिम्टम्स होते, दैट्स व्हाई देयर वाज अ मिक्स्ड प्रेजेंटेशन। सिमिलर वे में जो MPGN है ना, इट कैन कॉज आइदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इट कैन कॉज ईदर नेफ्रिटिक ऑल्सो। तो इसमें से कोई भी ये कॉज कर सकती है, नेफ्रिटिक या नेफ्रोटिक कोई भी। ओके, नाउ यहाँ पे जो किडनी डैमेज है ना वो क्या है, वेरिएबल डिग्री डैमेज है। कैसे, वेरिंग डिग्री डैमेज ऑफ किडनी इज प्रेजेंट। मैंने क्यों ये टर्म वेरिंग यूज किया, सी यहाँ पे हो सकता है कि इस पेशेंट में रीनल फेल्योर हो जाए, और रीनल फेल्योर अगर होगा इस पेशेंट में तो जो बर्न क्रिएट रेशो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली अब क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, और अगर प्रोटीन यूरिया हुआ तो ये माइल्ड भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि सीवियर ही हो। सो माइल्ड टू मॉडरेट कुछ भी हो सकता है ये। एंड थर्ड फाइंडिंग क्या है, हेमेच्यूरिया। नाउ कैन यू सी कि यहाँ पे सीवियर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, इट डिपेंड्स। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यहाँ पे वेरिंग डिग्री डैमेज होगा किडनी का। ओके, मेरा मतलब ये था जैसे कि रीनल फेलियर सीवियर है, प्रोटीन यूरिया माइल्ड है, तो इट डिपेंड्स। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज अगर MPGN है तो सीवियर प्रेजेंटेशन होगी, नो, इट कैन बी माइल्ड ऑल्सो। नाउ सी, जो MPGN है जनरली ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, टाइप 1 MPGN एंड सेकेंड इज टाइप 2 MPGN which is also called as dense deposit disease. It is called as dense deposit disease. Okay, now first we will discuss about type 1 MPGN. This is a capillary, this is a basement membrane, and here podocytes are present. These are the podocytes. And in the capillary, what is present? Endothelial cells are present. This is what? Endothelium. ये क्या है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड पिंक में क्या है ये, these are the podocytes or these are also called as epithelial cells. So what is the pathophysiology here? Pathophysiology, see यहाँ पे क्या होगा, देयर इज सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। यहाँ पे यू गोना सी जो एंडोथीलियम है उसके नीचे यहाँ पे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आके ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स अंडर द एंडोथीलियम। सो सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। अब जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए, मेनली कौन सा डेपोजिशन किसकी होगी, IgG एंटीबॉडी की। IgG एंटीबॉडी विल गेट डिपॉजिट देयर, एंड ड्यू टू दिस deposition what is gonna happen, there is complement activation
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन अगर हुई तो क्या होगा? दिस विल लीड्स टू इन्फ्लामेशन. ओके, दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी. नाउ ये तो एक चीज. अब और क्या होगा इसमें? This immune complex deposition will trigger what? This will trigger mesangial growth. This will trigger mesangial growth. और जब mesangial growth होगी तो क्या होगा? इसकी वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हो जाएगी. बेसमेंट मेम्ब्रेन गेट स्प्लिट. और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हो गई तो दिस विल लीड्स टू वन पर्टिकुलर अपीयरेंस कॉल्ड एज ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. Okay, this is tram track appearance on microscopy. ठीक है. Now this tram track appearance generally ये आपको टाइप 1 में ज़्यादा देखने को मिलेगी देन टाइप 2. Got it? Just highlight this tram track appearance. This is very important. So students, see here this image, this one. This is image A, this is image B. This image A is normal image. Can you see this pink color? This is what? This pink color is the endothelium. Endothelium. This green color is the basement membrane. And this pink color, these are what? These are the podocytes. Podocytes or epithelial cells. Now in MPGN type 1, I have told you the immune complex is gonna deposit under the endothelium. So this black color is what? This is the subendothelial immune complexes. This is a subendothelial immune complexes. And here this brown color structure is what? This is a mesangium what? Proliferation, or you can say this is what? Mesangial growth. This is mesangial growth. And यहाँ पे because of this mesangial growth you gonna see what? The tram track appearance. This is a tram track appearance. This is how tram track is gonna look like. Okay. See this one. Okay. So this is about MPGN type 1. Now generally this MPGN, it is associated with what? It is associated with hepatitis B and C infection. Hepatitis B and C infection. Just highlight this point and mark it as a star point. Okay. Now we'll discuss about type 2 MPGN. Type 2 MPGN. Type 2 MPGN, it is also called as dense deposit disease. Okay. Now why it is called as dense deposits disease? Because here electron dense deposits build up in the basement membrane. Why? Because here electron dense deposits build up in
basement membrane. Okay, and this MPGN is a rare type. Got it? Now here, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जाके बेसमेंट में डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हुए हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जर्नली दिस इज मीडिएटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, okay? And mainly here, see, if they ask you in MPGN which type of antibody is absent, so IgG is absent in MPGN. Just remember and mark it as a star point. Okay. Now, when you do the microscopic examination on electron microscopy, what you gonna see? You're gonna see a dark ribbon-like structure. Dark ribbon-like dense deposits. I'll show you the image, how it is look like. See, this is this black color. Can you appreciate this? This looks like a black ribbon. This is what? These are the dense deposit. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आके डिपॉजिट हो गए. सो जिसकी वजह से आपको ये डार्क रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नाउ ये जो टाइप 2 MPGN होती है, टाइप 2 MPGN है जो, it is associated with C3 nephritic factor. It is associated with C3 nephritic factor. Now ये जो C3 nephritic factor है, इसको हम और नाम भी देते हैं. It is called as C3 convertase stabilizing factor. It is C3 convertase stabilizing factor. अब because of this C3 nephritic factor क्या होगा? This will leads to overaction. Now MPGN में mainly जो भी पैथोलॉजी है that is mainly associated with this C3 nephritic factor. ये C3 नेफ्रेटिक फैक्टर की वजह से ही क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसकी ओवर एक्टिवेशन होगी. कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्टिवेशन होगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. एंड कॉम्प्लीमेंट की अगर ओवर एक्टिवेशन हुई तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट यूज होगा. एंड फाइनली यू गोना सी द हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया. Got it? So this is all about the nephrotic and nephritic syndrome. So thanks guys for watching this video.